के सामने सामाजिक रूप से रख दी। साथियों, ये प्रश्न जो है इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न को जरूर जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि यह प्रश्न राजीव गांधी जी की हत्या से जुड़ा है, यह इसलिए जानना चाहिए क्योंकि यहां पर कुछ आर्टिकल्स का उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। आर्टिकल नंबर 142 और आर्टिकल नंबर 161 का उपयोग आज के इस सेशन में आपको दिखाई पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। एजी पेरारी वलम को सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई करने का आदेश दिया है वो आर्टिकल 142 पर आधारित है। यह चर्चा आपके लिए आज क्यों मायने रखती है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा केस और वाकया जुड़ा हुआ है एजी पेरारी वलन को लेकर। आर्टिकल 142 क्या है यह हम समझेंगे, 161 क्या है यह हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ एक पहलू जान लीजिए। 31 साल की जेल के बाद में इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। कांग्रेस, जिसका कि राजीव गांधी जी से सीधा संपर्क है, राहुल गांधी जी के पिताश्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या जिस व्यक्ति ने प्लान की थी, उसे 31 साल बाद रिहा कर दिया गया। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर सकारात्मक नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको क्यों रिहा किया गया, यह एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आइए अब हम आपको यह विषय डिस्कस करके बताते हैं क्या है पूरी कहानी। प्रॉपर तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आइए मैं आपको बताता हूं। इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, इसके ऊपर एक फिल्म है, आप चाहें मद्रास कैफे नाम से फिल्म है, वो भी जॉन अब्राहम की ही है। अगर समय मिले तो जरूर देखिएगा। उसमें लिट्टे और राजीव गांधी जी की हत्या की पूरी कहानी को बहुत शानदार तरीके से प्लॉट करके दिखाया है। हालांकि सिनेमेटोग्राफिक तरीके से थोड़ी आजादी का उपयोग किया जाता है फिल्म निर्माता के द्वारा, लेकिन फिर भी उस बात को बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आप उसे देख सकते हैं। सुनिए साथियों, क्या है कहानी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताने का प्रयास करता हूं। वो श्रीलंका जिसमें आज पूरी तरह से अशांति है, भुखमरी है, गरीबी है, ये श्रीलंका पैदाइशी इसी तरह का है। थोड़ा सा इतिहास में जल्दी से चलते हैं और फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। असल में साथियों, श्रीलंका के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज इसे सीलोन के नाम से जाना करते थे। अंग्रेजों के द्वारा, चूंकि श्रीलंका, अगर आप भारतीय मैप को देखें तो दक्षिण की तरफ श्रीलंका स्थित है, और श्रीलंका चूंकि इक्वेटर के नजदीक है, तो यहां का जो एटमॉस्फेयर है वो चाय के उत्पादन के लिए, नारियल के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त प्रकार का है। चाय और चीनी का उत्पादन सामान्यतया बारिश प्रॉन एरियो में और जहां धूप अच्छी मिलती है वहां माना जाता है। ब्रिटेन के द्वारा इस आइलैंड रूपी देश में, जो कि पहले से ही सिन्हले नाम के लोगों के द्वारा रहा जाता था, यानी कि यहां पर जो लोकल लोग रहा करते थे वो बौद्ध अनुयायी सिन्हले जनजाति के लोग थे। श्रीलंका के अंदर ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में शासन करते थे, उनके द्वारा दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु, वहां से लोगों को ले जा करके श्रीलंका में बसाया गया था। 1948 से पहले की बात बता रहा हूं। क्यों बसाया गया था? क्योंकि यहां से लोगों को यह कहकर ले जाया गया कि आप वहां चलें और वहां पर एग्रीकल्चर, वहां के अंदर विकास कार्यों में योगदान दें। बड़ी मात्रा में भारत से लोगों को ले जाकर के तमिलनाडु, विशेष रूप से दक्षिण भारत के लोगों को ले जाके अंग्रेजों ने श्रीलंका में बसाया। चूंकि जो लोग बाहर से गए होते हैं, उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझिए कि आज बहुत सारे इंडियंस बाहर गए हुए हैं, आपके मन में एक पहले से ही पिक्चर रहती है कि जो देश से बाहर जाके काम कर रहा है वो इंटेलिजेंट होगा। हम ऐसा मानते हैं ना कि भाई विदेश तो पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं। हम ये मानते हैं कि भाई अमेरिका जाकर कोई नौकरी कर रहा है, इसका मतलब भारत में इतना इंटेलिजेंट था कि वो बाहर ही चला गया। ऐसे ब्रिटिशर्स ने जब तमिल लोगों को ले जाकर वहां बसाया तो लोकल श्रीलंकन्स के दिमाग में यह विचार आया कि ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट प्रकार के लोग हैं। परिणाम क्या निकला? वहां के लोकल सिन्हले जो लोग थे, उनमें बाहर से आए हुए तमिल्स के प्रति एक हीन भावना घर करने लगी। हीन भावना घर इतनी करने लगी कि धीरे धीरे श्रीलंका के विकास में तमिल्स का तो बहुत बड़ा योगदान होने लग गया, जो कि मात्रा में कम थे
लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से प्रभावशाली थे, उन्हें लोकल लोगों के द्वारा अपने गुस्से का शिकार बनाया जाना शुरू हुआ। जो तमिल्स इंडिया से जाकर श्रीलंका में बसे थे, उन तमिल्स ने जब अंग्रेज श्रीलंका को छोड़कर 1948 में चले गए तो अपने द्वारा अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। लोकल जो श्रीलंकन्स थे वो चाहते थे कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के द्वारा लाकर बसाए हुए जो बसाए गए जो तमिल लोग हैं, इन्हें भी वापस चले जाना चाहिए। यही कारण है कि श्रीलंका ने आजादी के बाद अपने क्षेत्रों में चाहे वोटिंग राइट्स हो या सरकारी नौकरियां हो या किसी भी प्रकार की नियुक्तियां हो, उनमें तमिल्स का रोल बहुत कम कर दिया। तमिल धीरे धीरे हाशिए पर जाने शुरू हुए। साथियों, हालात ऐसे होने हुए कि श्रीलंकन्स ने तमिल जो लोग थे उनके खिलाफ सिविल वॉर शुरू कर दिया। सिविल वॉर से परेशान होकर के तमिल लोगों ने मिलकर के एक आतंकी संगठन का निर्माण किया, या फिर यह समझिए कि एक रिबेलियन ग्रुप का निर्माण किया। आतंकी बोलना फिलहाल सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स इंडिया के साथ जुड़े हैं और इंडियंस ही थे असल में ये सब। लेकिन भारत ने, अब यही से इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, एक संगठन बना जिसका नाम LTTE था, जिसका नेता था प्रभाकरन। असल में भारत से LTTE को यह अपेक्षा थी कि हम चूंकि भारतीय मूल के हैं तो भारत सरकार श्रीलंका में हमारा समर्थन करेगी, हमारे हितों के लिए भारत सरकार प्रयास करेगी। लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा श्रीलंका में तमिल्स पर हो रहे अत्याचार को शांत करने के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें एक अन्य प्रकार की कूटनीति देखी गई थी। क्या कूटनीति देखी गई थी? भारत यह नहीं चाहता था, उस समय की सरकार यह नहीं चाहती थी कि श्रीलंका में तमिल्स का समर्थन अगर हमने कर दिया तो भविष्य में श्रीलंका भारत का विरोधी बन जाए, क्योंकि भारत का विरोधी अगर श्रीलंका बनता तो शायद हम ये कीमत बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन चीन फिर तो श्रीलंका को पूरी तरह ही टेक ओवर कर लेता। आज तक भी भारत श्रीलंका से इसलिए बना के रखता है कि यहां पर हमारे दुश्मन आकर अपना डेरा ना डालने। यही कारण है कि जब LTTE के द्वारा अपने हितों में, यानी तमिलों के हितों में श्रीलंका में सिविल वॉर किए गए तो भारत ने श्रीलंकन सरकार का समर्थन किया। दुखद कहिए या फिर कुछ भी कहिए, अब जो भी हुआ वो तो अब सामने है आपके। भारत सरकार के द्वारा सेना भेजी गई उन तमिल्स के खिलाफ जो कि श्रीलंका को पसंद नहीं थे। आप यूं समझें कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया फैसला अपने ही लोगों के खिलाफ था। खिलाफ यूं था क्योंकि LTTE असल में तमिलों की हितों की बात करती थी। जब उन्होंने भारतीय सेना को उतरते हुए वहां देखा तो इस बात से लिट्टे बहुत नाराज हुआ। परिणाम यह तो निकला कि श्रीलंकन सरकार ने LTTE का खात्मा कर दिया, लेकिन LTTE और तमिल्स के आपस में जो घर तमिलनाडु में जुड़े थे वो इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुए। अब देखिए, इस बात को मैंने एक स्टोरी में सुना दिया, बहुत से पक्ष और इसके विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको उस स्टोरी के क्रक्स तक लेके आ रहा हूं जो ये घटना के लिए जिम्मेदार हुआ। स्थिति यह हुई कि चेन्नई में एक चुनावी सभा के अंदर राजीव गांधी जी 21 मई 1991 को उपस्थित हुए। वहां पर एक महिला जो कि लिट्टे की आतंकी थी, उसने अपने अंदर बम भर रखे थे और वो गांधी जी को, यानी राजीव गांधी जी को माला पहनाने के लिए आगे आई और अपने आप को बम से उड़ा लिया। उसी समय राजीव गांधी जी का स्वर्गवास हो गया। देश का प्रधानमंत्री जा चुका था। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था, विशेष रूप से तब जब गांधी परिवार के दूसरे प्रधानमंत्री इस प्रकार के विस्फोट में शिकार हो चुके थे। इससे पहले इंदिरा गांधी जी भी इसी प्रकार के एक हमले के अंदर मारी गई थी। यह अपने आप में देश की सेंटिमेंट्स को भड़काने वाला था। आज की कहानी में अगर मैं आपको बात बताऊं, जो मारने वाली महिला थी वो तो उसी समय आत्मघाती हमले से मारी गई। उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस प्रकार है
क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी के अंदर आप तथ्यों को अपने अपने एंगल से फ्रेम मत करिएगा। मैंने इसीलिए कहा एक बार मद्रास कैफे देखिए, बहुत सारा लिटरेचर पढ़िए, मैंने ब्रीफ करके आपको यहां तक पहुंचाया है। इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना के बाद 21 मई को सारे तथ्य पकड़े गए, ढूंढे गए कि किसने मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तथ्यों में धीरे धीरे यह जानकारी निकल करके आई सीबीसीआईडी की जानकारी में कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। साथियों, जानकारी के अंदर ये जानकारियां निकल कर आना शुरू हुई कि पेरानीवलम जो व्यक्ति है जिसकी आज हम कहानी सुन रहे हैं, यह व्यक्ति टाडा के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और माना गया कि इस हमले का मुख्य आरोपी था। एसआईटी ने यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 41 आरोपियों को आरोपी बनाया, चार्जशीट फाइल करी, जिसमें से 12 आरोपी मृत पाए गए, 3 फरार हो गए 20 मई 1992 तक। 28 जनवरी को भारत के सरकार के द्वारा दिए गए फैसले में, कोर्ट के फैसले में, जो टाडा अदालत थी उसके फैसले में 1998 में इन पकड़े हुए 41 लोगों में से 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा जिन्हें, अब देखिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग खुद से समझ जाएंगे इस बात को। जो लोग पकड़े गए, जो राजीव गांधी के हत्या के लिए जिम्मेदार थे, वो तमिल थे। तमिल लोगों के पीछे तमिलनाडु के लोगों का जबरदस्त सेंटीमेंट था। यानी कि जब तमिल लोग गिरफ्तार भी हुए तो भी तमिल लोग यानी तमिलनाडु के लोग ये नहीं चाहते थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि तमिलनाडु में एक ऐसा सेंटीमेंट उपलब्ध था जो ये मानता था कि एलटीटी के द्वारा किए जा रहे सारे कार्य सही हैं। यही कारण है कि आज भी जिस व्यक्ति को रिहा किया गया है, इसके पीछे तमिलनाडु में जो भी सरकार आई हो, उसने हर बार इसकी रिहाई के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इस व्यक्ति को रिहा किया जाए। यानी एक प्रकार से समझिए कि तमिल लोगों ने अपने व्यक्ति को 31 साल बाद भी माफ करके रखा हुआ है, इसने गलत नहीं किया था। समझ रहे हैं आप? इधर देखिए, 11 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी पेरानीवलन जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, साथ में नलिनी, मुरुगन और संतान सहित 4 को मौत की सजा को बरकरार रखा। अप्रैल 2000 के अंदर राज्य कैबिनेट और सोनिया गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन गवर्नर ने नलिनी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये सब वो लोग हैं। मैं सीधा इसी पर व्यक्ति पर आता हूं जो पेरानीवलम है। पेरानीवलम ने वर्ष 2006 के अंदर अपनी एक आत्मकथा जेल से लिख करके सब लोगों तक भेजी, जिसमें उसने ये कहा कि भाई मैंने इनको नहीं मारा, मारने वाली तो खुद मर गई, मुझे क्या पता था कि मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इनके मरने के काम आएंगे। धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई और परिणाम निकल करके जो वर्तमान समय में निकल कर आया वो ये है कि 21 जनवरी 2014 को इस पेरानीवलम की जो सजा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा से बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2014 में चूंकि ये उम्र कैद बन चुकी थी, अब यहां पर आपको एक तथ्य जानना होगा, चूंकि उम्र कैद बन चुकी थी और आपको मालूम होना चाहिए कि उम्र कैद को माफ करने की क्षमता गवर्नर के पास होती है। मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है गवर्नर, लेकिन मृत्युदंड वाले आरोपी को रिहा कर सकता है राष्ट्रपति। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में उम्र कैद में इसे तब्दील कर दिया, इसका मतलब सीधा था कि इस उम्र कैद प्राप्त व्यक्ति को रिहा करने की पावर अब गवर्नर के पास आ चुकी थी। यही कारण है कि पेरानीवलम के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत रिहाई की याचिका लगाई गई। किसने? तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से कहा कि इसको रिहा किया जाए। क्यों? क्योंकि अब यह उम्र कैद में बदल चुका है। अगस्त 2017 के अंदर तमिलनाडु सरकार ने पेरानीवलम को रिहाई दे दी, पेरोल पर भेज दिया। पेरोल मतलब जमानत पर बाहर निकाल दिया। मतलब सोचिए, तमिलनाडु सरकार उस व्यक्ति को रिहा कराना क्यों चाह रही थी, यह बात अब आपसे सेल्फ अंडरस्टूड है। इसके बाद में राज्यपाल, जो कि केंद्र के कहने पर चलता है, अब ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल किसकी बात मानता है? केंद्र की। लेकिन सही मायने में संविधान क्या कहता है कि राज्यपाल को राज्य कैबिनेट की बात माननी चाहिए। यहां पर राज्यपाल डिले कर रहा था। इस डिले को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। ऐतिहासिक फैसला यह दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल से उम्मीद की जा रही थी कि वो जल्दी फैसला लेंगे, चूंकि वो नहीं ले पाए हैं, इसलिए हम अपनी स्पेशल पावर्स का उपयोग करते हुए पेरानीवलम को रिहा करने का आदेश सुनाते हैं। और आज पेरानीवलम पूरी तरह रिहा होकर के सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 का उपयोग करके पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। यानी कि आपको
161 के तहत जो रिहा मिलनी चाहिए थी वो रिहाई नहीं मिली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 का उपयोग करते हुए कहा कि इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। अब ये याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज आर्टिकल 142? इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू कंप्लीट जस्टिस टू रिलीज पैरानीवलम ए राजीव गांधी असैसिनेशन केस कन्विक्ट इन प्रिजन फॉर ओवर 30 ईयर्स। उनको स्पेशल राइट्स का उपयोग करते हुए रिहा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 142 क्या है यह मैंने आपको बता दिया, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। क्या कहानी थी पैरानीवलम की, यह क्लियर हो गई है, ठीक है ना। आप सब लोगों ने इतनी रात तक मुझे सुना, उसके लिए बहुत सारा आभार। कांग्रेस ने इसका विरोध